नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को निशाना बनाते हुए नसीहत दी। दूसरी खबर मंदसौर से, जहां विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीएमएचओ की काली कमाई का राज खोल दिया। तीसरी खबर में बात खरगोन की, जहां सरकार ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया है। चौथी खबर में बात होगी उन स्कूलों की जिन पर सरकार ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। पांचवी और अंतिम खबर में हम बात करेंगे कैसे प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार ढील देती जा रही है। इन 5 तस्वीरें जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन पर होगा पूरा विश्लेषण। लेकिन सबसे पहले चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह के। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई, तो दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही नेता कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कभी राम राग गाते हुए नजर आती है, तो कभी अपने विधायक की छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ शुद्धिकरण अभियान चला रही है। लेकिन इस बीच जब अपने ही सवाल उठा दें तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होना तो लाजमी है। अक्सर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। लक्ष्मण सिंह ने फिर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा, ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करेंगे। शुद्धिकरण और राम भक्ति दिखाने का बसपा को, बीएसपी को फायदा होगा, ऐसा करके हम बीएसपी का फायदा कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने पार्टी को नसीहत दी कि हमें इन मुद्दों से दूर रहकर बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लक्ष्मण सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आप जानते हैं, हर बार उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा स्टैंड लिया है जो पार्टी के खिलाफ रहा हो। भाजपा ही नहीं, वो अपनी ही पार्टी पर भी निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चूकते। कर्ज माफी, सीए जैसे अनेक मुद्दों पर वो अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी को कड़ी नसीहत देते हुए कांग्रेस की राम भक्ति और शुद्धिकरण पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहे हैं इस तरह कर, इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें। दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और नहीं तो फिर बसपा जो है उसको लाभ निश्चित रूप से होगा। तो लक्ष्मण सिंह की प्रतिक्रिया आपने सुनी, क्या कह रहे थे वो अपनी ही पार्टी के लिए, राम भक्ति और शुद्धिकरण के लिए उन्होंने किस तरह से अपनी ही पार्टी को घेरा। और उसके अलावा बीजेपी से उमाशंकर गुप्ता और कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा, इन लोगों की भी बाइट सामने आ चुकी है, इन लोगों की भी बातें सामने आ चुकी हैं। सज्जन सिंह वर्मा तो साफ तौर पर आधुनिक युग के लक्ष्मण बता रहे हैं। एक वो राम थे जिनके भाई लक्ष्मण थे, और इन लक्ष्मण को उन्होंने आधुनिक युग का लक्ष्मण भी बताया है। तो अपनी ही पार्टी को घेरते हुए लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हो। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे और भी समझते हैं चाहते क्या है लक्ष्मण सिंह। वैभव समझ नहीं आता, हर बार वो अपनी पार्टी गतिविधियों से थोड़ा सा अलग ही बयान देते हैं। ऐसे में जब पार्टी 27 जगहों पर जान फूंकने का काम कर रही हो, वहां पर कैसे अपना व्यक्ति स्टैंड कराए और कैसे वहां पर जीत हासिल करे, पार्टी इसमें लगी हुई है। लेकिन लक्ष्मण सिंह का बयान पार्टी को बैकफुट पर लाकर हमेशा खड़ा कर देता है, चाहे वो सीए का मामला रहा हो या और कोई टिप्पणी उनकी। बिल्कुल, आज जरूर लक्ष्मण सिंह के बयान ने पार्टी को बैकफुट पर खड़ा किया। उससे पहले उनके बड़े भाई यानी कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर लगातार ट्वीट किए, बयानबाजी की। उस वक्त भी पार्टी बैकफुट पर थी, जहां 4 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकारी निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया था। उस दौरान भी कमलनाथ ने कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, शेयर नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं मुहूर्त पर नहीं जाता हूँ। तो स्पष्ट है कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। और हमने 5 तारीख को भी देखा था, 5 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में राम दरबार सजा था, राम धुन सुनने को मिली थी और बड़ा सा श्री राम का पोस्टर लगाया गया था। और अब जो 6 तारीख हुई, 6 तारीख को सुनने में आया, और जिस तरह से कांग्रेस पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर
का वो शुद्धिकरण करेगी, मतलब क्या जनता को शुद्ध करेगी या वोटरों को शुद्ध करेगी, और जनता वोटर अशुद्ध हो कैसे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो स्थान होता है वोटर का ही होता है। यही कुछ सवाल पूछे गए थे आज कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह से कि एक और कांग्रेस शुद्धिकरण अभियान चला रही है, और कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में हमने देखा कि राम के करीब दिखने की कोशिश की, इस पर लक्ष्मण सिंह ने सीधी बात कही, साफ गोई से अपनी बात कही कि राम भक्ति जय श्री राम करने से कुछ नहीं होगा, शुद्धिकरण जैसे अभियान चलाने से कांग्रेस अपना खुद का नुकसान कर लेगी। एक और उनके बड़े भाई भी मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो छोटा भाई जय श्री राम और शुद्धिकरण को लेकर ही सवाल खड़े करते थे। ऐसे में कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बकवास है, मतलब लक्ष्मण सिंह बयान दे रहे हैं वो बकवास है। श्री राम ये आधुनिक युग के राम व लक्ष्मण हैं, और ये किस तरह की बात करते हैं, क्या विचारधारा इनकी है, ये समझ में नहीं आता है। और बीजेपी को तो स्पष्ट तौर पर जब मौका मिले, जब कांग्रेस के नेता कांग्रेस पर ही पलटवार करेंगे, तो बीजेपी इस मौके को कैसे छोड़ देगी। उमाशंकर गुप्ता कहते हैं कि वोटरों और कांग्रेस का शुद्धिकरण के नाम पर कांग्रेस अपमान कर रही है, कांग्रेस को खुद का शुद्धिकरण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लक्ष्मण सिंह अब चाहते क्या हैं। पार्टी यहाँ पर स्टैंड करने की कोशिश कर रही है, राम के करीब दिखने की कोशिश कर रही है, शुद्धिकरण अभियान के नाम पर धर्म का लाभ भी लेना चाहती है, ताकि जिस तरह से कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगते रहे कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति करती है, बहुसंख्यकों को कहीं ना कहीं कांग्रेस नकार देती है, तो कांग्रेस अपनी उस छवि को तोड़ना चाहती है। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी हमने देखा था कि कमलनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे, राम पथ गमन कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रमुख मुद्दा था, राहुल गांधी भी मंदिर गए थे, दर्शन किए थे, तो कांग्रेस अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के ही जो विधायक हैं कांग्रेस की ही छवि पर सवाल खड़े करके बता रहे हैं कि इसका अगर हम करते हैं तो हमको नहीं, बहुजन समाज पार्टी यानी कि सीधा सीधा लाभ मायावती को होगा। बिल्कुल, अब ऐसे में पार्टी क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि उनकी तरफ से जो भी बयान सामने आया उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिग्विजय सिंह तो सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन गाहे बगाहे उनके भी ऐसे बयान सामने आते हैं कि पार्टी एक अलग ही लाइन पर अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अलग ही बातें करते हैं, और इस बार भी ऐसा हुआ। तो क्या लगता है पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? हालांकि मध्य प्रदेश में आला नेताओं का इतना इंटरेस्ट दिखता नहीं है वैसे। वैभव, जो बीच में प्रकरण आया था, जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, आज तक पार्टी का आला कमान उमंग सिंघार को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। और जब उमंग सिंघार पर इतने बड़े प्रकरण के बाद कार्रवाई नहीं हुई है, तो लगता नहीं कि लक्ष्मण सिंह इससे पहले भी ट्वीट दे चुके हैं, अपनी सीधी बात कह चुके हैं, पार्टी के खिलाफ भी खड़े हो चुके हैं, और बीजेपी का भी साथ वो एक वक्त दे चुके हैं, हालांकि उनकी वापसी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके इस बयान पर पार्टी किसी तरह का स्टैंड लेगी, क्योंकि अगर पार्टी स्टैंड लेती तो अब तक शायद स्टैंड ले चुकी होती, और पार्टी अगर उमंग सिंघार के प्रकरण में स्टैंड लेती तो आज पार्टी के जो विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हैं तो उनको पहले ही वो अनुशासित हो जाते, और जो हदें होती हैं, जो पार्टी के नियम होते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश ना कोई विधायक करता, ना कोई सांसद करता, ना कोई पार्टी बिल्कुल, शायद यही वजह है कि अनुशासन जिसकी बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कांग्रेस में दिखाई कम से ही देता है, और इसीलिए शायद कोई भी किसी भी तरह का बयान देने में कोई चूकता नहीं है। लक्ष्मण सिंह तो बिल्कुल नहीं चूकते। शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर घेरा है अपनी ही पार्टी को लक्ष्मण सिंह ने। राम भक्ति शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा वो कह रहे हैं। उनको खुद तंज कसते हैं सज्जन सिंह वर्मा, कहते हैं बकवास है ये बातें, आधुनिक युग के लक्ष्मण है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन सीएमएचओ के ऊपर पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी होती है, जब वो ही गैर जिम्मेदाराना हो जाए तो पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल क्या होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही आलम कुछ मंदसौर में है, जहां विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को सरकारी हॉस्पिटल में ही प्राइवेट इलाज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल सीएमएचओ अधीर कुमार मिश्रा ने हॉस्पिटल के बाहर एक मेडिकल निर्धारित कर रखा था, जहां 300 रुपए की पर्ची कटवाकर लोग सिविल सर्जन से इलाज करवाते थे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को इसकी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक स्थानीय मीडिया कर्मियों को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंच गए। विधायक और मीडिया कर्मियों को मौके पर देखकर घबराए सीएमएचओ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। विधायक सिसोदिया ने कलेक्टर को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद तहसीलदार ने जिला अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई की। वहीं जिला अस्पताल में होने वाले इस पूरे तस्वीर पर पूरे जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि जब सीएमओ ही इस तरह से गाला करते हुए नजर आएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। मैं रेंडमली रोज
जिला चिकित्सालय की इस कार्यालय में, ये कार्यालय है, इस कार्यालय में मैं रोज आकर के अपने सूचना तंत्रों के माध्यम से भी मेरे अपने स्वयं के भी संज्ञान में आएगा। मैं इसको रोकने का निरंतर प्रयास करूंगा। ये घटना की इतिश्री नहीं है, ये घटना का प्रारब्ध है, और घटना का यदि प्रारब्ध है तो आप जैसे जागरूक मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नजीर न बने। मंदसौर आज शर्मसार हुआ। तो यशपाल सिंह सिसोदिया कह रहे हैं शर्मसार है मंदसौर। इससे पहले भी मंदसौर की एक तस्वीर, एक खबर हमने आपको बताई थी जिसमें शव को कीड़े लग गए थे। उसके बाद पता चला था कि यहाँ पर शव रखा हुआ है, और उसके बाद जब सीएमएचओ की पोल खुली तो पता चला कि आखिर क्यों मंदसौर में स्वास्थ्य महकमा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। प्रकाश शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, सीएमएचओ साहब तो पकड़ाए गए, लेकिन अकेले यही है, इनके नीचे भी जो लोग काम करते होंगे, जब सीएमएचओ साहब ही भ्रष्ट निकल रहे हैं, वही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाकी अमले का क्या हाल होगा? किस तरह के हालात स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में बताइए दर्शकों को। प्रकाश जी बिल्कुल पारू, मैं आपको बता दूं बहुत दिनों से विधायक सिसोदिया जी को एक खबर मिल रही थी कि डॉक्टर सीएमएचओ खुद एक पर्ची पर अपना मरीज को देखते हैं और 300 रुपए मेडिकल पे लिए जाते हैं। लेकिन जो मेडिकल बताया जा रहा है किसी बड़े नेता का जनप्रतिनिधि भी माना जा रहा है, वहीं पे 300 रुपए की रसीद कटती है। उसके बाद में वो रसीद वहाँ का जो व्यक्ति है उन मरीजों को लेकर डॉक्टर सीएमएचओ अधूर मिश्रा के पास जाता है और जाँच होती है। इसी पर कल विधायक सिसोदिया जी ने रंगे हाथ पकड़ा है और वो माफी मांगते हुए भी नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिसमें सिर्फ एक तहसीलदार को जांच के लिए भेजा गया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ तक कलेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन कलेक्टर महोदय नहीं पहुंच पाए। जी पारुल, तहसीलदार पहुंचे, कार्रवाई हुई, लेकिन न जाने कब से ये पूरा खेल चल रहा होगा। और मंदसौर जहां यशपाल सिंह सिसोदिया जो विधायक हैं, उन्होंने जब पूरा भांडाफोड़ किया तो ये पता चला कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे खुद सीएमएचओ। उसके बाद ये तमाम जानकारियां निकल कर सामने आई। ऐसे में क्या आप बता रहे हैं कि जिस मेडिकल से ये स्लिप कट रही थी, 300 रुपए की पर्ची कट रही थी, जिसके बाद मरीज जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच रहे थे, प्राइवेट ही पूरा काम चल रहा था सरकारी लोगों के द्वारा, तो ऐसे में ये आपको पता चल रहा है कि किसी बड़े जनप्रतिनिधि का वो मेडिकल है? क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि किस तरह के किस पार्टी से जुड़े हुए वो लोग हैं, या किनका संरक्षण प्राप्त है इस मेडिकल स्टोर को जहाँ 300 रुपए की पर्ची कट रही थी? बिल्कुल, जो पारुल मैं आपको बता दूं कि जो जनप्रतिनिधि जो है, जो एक बड़े नेता है, उनका जनप्रतिनिधि बना हुआ है और वो ये मेडिकल उनका है, लेकिन बीजेपी नेता का ही जनप्रतिनिधि है और उसी का ये मेडिकल है। लेकिन कहीं ना देखा जाए तो बीजेपी नेता ही और आड़ में षड्यंत्र चल रहा था और उसी का भांडाफोड़ एक बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉक्टर अधीर मिश्रा सीएमएचओ के ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी पारुल। बिल्कुल, तो कार्रवाई होती है या नहीं होती है, उन्हें अभी हटाने की बात कही जा रही है। पूरा भांडा फूट चुका है, उसके बाद भी अगर उन्हें बचाया जाता है तो बात बिल्कुल वही कि कोई तो है जो बचा रहा है और कोई तो है जो जिनकी वजह से या जिनके संरक्षण में ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने का हौसला रख पा रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रकाश। शिवराज सरकार ने खरगोन के संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गहलोत और एसडीओपी ग्लेडविन एडवर्डकर को हटा दिया है। राज्य शासन ने दोनों को हटाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। खरगोन के सराफा बाजार में राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न मनाने के दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान कुछ व्यापारियों के साथ पुलिस ने मारपीट कर दी। इस घटना के बाद सराफा बाजार के व्यापारी आक्रोशित हो गए। वो दुकानें बंद कर पुलिस थाने पहुंचे और विरोध दर्ज करवाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर इस मामले में नाराजगी जाहिर की और खरगोन पुलिस को व्यवहार बंगाल पुलिस जैसा उनका व्यवहार बताया। उन्होंने वीडियो शेयर कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और मामले से जुड़े 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया है। तो खरगोन के भ्रष्टाचार दोषी उसमें एसडीओपी और एसडीएम पाए गए थे, कल ही तत्काल हटा दिए गए। मध्य प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण बने, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा।
प्रथम दृष्टया दोषी उसमें एसडीओपी और एसडीएम पाए गए थे, कल ही तत्काल हटा दिए गए। मध्य प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण बने, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन के संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गहलोत और एसडीओपी ग्लेडविन एडवर्डकर को हटा दिया गया है। मामला आपको बता चुके हैं। चलिए इस खबर पर और भी जानकारी लेते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव इस खबर पर बने हुए हैं हमें जानकारी देने के लिए। आशीष, राम जन्मभूमि जिसके लिए हम लगातार सुबह से कवरेज कर रहे थे, अपने दर्शकों को बता रहे थे, एक बड़ा उत्सव हमने देखा, पूरे देश ने मनाया। लेकिन अगर कोई वहां जश्न मना रहा था तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय साहब नाराज हो जाते हैं, फिर उन्हें हटा दिया जाता है। विस्तार से इस मामले को दर्शकों तक पहुंचाइए। निश्चित रूप से पारुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि राम जन्मभूमि भूमि पूजन कार्यारंभ को अनादि टीवी ने अपने दर्शकों तक हर पल की खबरें पहुंचाई। इसके बाद जब खरगोन के सराफा बाजार में कुछ कार्यकर्ता, हिंदू दलों के कुछ कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए निकलते हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है और इसी मामले को लेकर जब शिकायत हिंदूवादी नेता पहुंचकर थाने में करते हैं और संगठन के आला नेताओं को इस बारे में जानकारी मिलती है तो देर रात तक एसडीओपी ग्लेडविन ईकार और एसडीएम जो हैं अभिषेक गहलोत, इन्हें हटा दिया जाता है। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था और ये साफ तौर पर कहा गया था कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की घटना निकलकर सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं एसडीओपी और एसडीएम। यही वजह रही कि इन दोनों को वहां से हटा दिया। आनन फानन में देर रात सरकार ने आदेश जारी किए और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव है, इनका साफ तौर पर कहना था कि गृह मंत्री को इंगित करते हुए उन्होंने ट्वीट पर लिखा था कि अपनी पुलिस को संभालिए। इसका मतलब साफ है, पिछले दिनों में जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं पारुल, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय का अब मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। पहले इंदौर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 दिन बाजार बंद रखने की बात कही थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बीच में आने के बाद अधिकारियों के निर्देश, अधिकारियों को निर्णय बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री को खुद कैलाश विजयवर्गीय की बात से सहमति जताना पड़ा। अब खरगोन के मामले में कैलाश विजयवर्गीय सामने आए हैं। इससे एक बात और साफ जाहिर आती है कि भले ही घटना जो है वो खरगोन की है, सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पर काम किया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट और कैलाश विजयवर्गीय का सियासी अंदाज मध्य प्रदेश बीजेपी में और भी कई इशारे बयां कर रहा है। बिल्कुल, और भी कई इशारे दे रहा है, क्योंकि इस तरह से खास तौर पर जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात हो रही है, उनका इस तरह से ट्वीट पर अपनी नाराजगी जाहिर करना बहुत हद तक ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ा हो सकता है। आशीष, कोई संकेत आपके पास? देखिए, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर कार्रवाई, ट्वीट के बाद कार्रवाई हुई, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। फरवरी में इनका मनोनयन हुआ था और अब इन्हें टीम बनाना है, तो 10 अगस्त तक संभवतः टीम का ऐलान हो जाएगा। इसमें मालवा निमाड़ के नेताओं को तवज्जो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। अनादि टीवी फिर अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा रहा है कि आने वाले समय में कैलाश विजयवर्गीय समर्थक कार्यकर्ताओं की जो संख्या टीम वीडी में देखने को मिल सकती है। एक्सक्लूसिव हो जाएगा ये आशीष दर्शकों के लिए कि आने वाले समय में आशीष हमें बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट के बाद ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मालवा क्षेत्र से और कैलाश विजयवर्गीय के कुछ खास कार्यकर्ता टीम वीडी शर्मा में आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इशारे कुछ इसी तरफ हो रहे हैं। अब बने रहिए आशीष, अगली खबर पर भी आपसे बात होगी। तो मामला जरूर खरगोन का था, लेकिन आग मध्य प्रदेश में फैली कैलाश विजयवर्गीय साहब की नाराजगी, और देखिए विस्फोट हुआ, 2 अधिकारी हटे और आने वाले समय में कुछ और लोग टीम वीडी शर्मा के साथ दिखाई देंगे जो खास कैलाश विजयवर्गीय के होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अब शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। छात्रों के रिजल्ट में पिछड़ने वाले स्कूल, उनके प्राचार्य और शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। शिवराज सरकार ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर उनके प्राचार्य और शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोक सकती है। जानकारी के मुताबिक लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसे स्कूलों की सूची भी तैयार कर ली है जो लगातार रिजल्ट में पिछड़ रहे हैं। माना जा रहा है ऐसे स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अब सरकार उन पर बड़ी गाज गिराने की तैयारी में।
सरकार ऐसे स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोक सकती है, जिसके लिए सूची तैयार की जा रही है। साथ ही संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक मेरी रिपोर्ट में 56 स्कूलों की सूची तैयार की गई। ये ऐसे स्कूल हैं जहां 30% से कम रिजल्ट आया। अब शिवराज सरकार ऐसे इन स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों पर कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। तो जो शिक्षक प्राचार्य अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों पर ध्यान नहीं दे रहे थे अब तक, जिनका रिजल्ट 30% भी नहीं हो रहा था, उन पर अब गाज गिर सकती है। उनका सैलरी अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है, वेतन वृद्धि कम की जा सकती है और हो सकता है कि कोई एक्शन भी शिवराज सरकार की तरफ से लिया जाए, क्योंकि अब एक्शन में है शिक्षा के मामले में भी शिवराज। चलिए लिए चलते हैं आपको आशीष के पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव लगातार और हमें इस खबर के बारे में भी जानकारी देंगे। शिक्षा का स्तर बेहतर करना है तो ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे आशीष, चाहे फिर वो प्राचार्यों पर गाज गिराने जैसी स्थिति हो या फिर हम बात करें कि शिक्षकों पर शिकंजा कसना। अब वेतन वृद्धि अगर एक रास्ता है तो ये भी सही, लेकिन स्टेटस एजुकेशन का थोड़ा सा सुधर जाए तो जो 30% रिजल्ट स्कूलों का है वो मेंटेन हो सकेगा। पारुल, इस तरह के कदम सरकार को अब उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देश भर में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है और नई शिक्षा नीति जब लागू की जा चुकी है तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग तरह से अपने जो संबोधन है, वक्तव्य हैं, वो भी देश को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि शिक्षा नीति के क्या फायदे हैं। इन सब के बीच में यदि मध्य प्रदेश अपनी शिक्षा के स्तर को, शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं सुधारेगा तो सवाल उठना लाजमी है। यही वजह रही कि बोर्ड परीक्षाओं में जिन स्कूल के छात्रों का रिजल्ट बेहतर नहीं है, वहां पर कार्रवाई करने का प्रशासन ने मन बनाया है। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बाकायदा संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों के जरिए ये लिस्ट तैयार करवाई है कि आपके जिले के तहसील और विकासखंड स्तर पर कौन सी स्कूलें हैं जिनमें 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं पढ़ाई जाती है, बोर्ड परीक्षाओं की पढ़ाई होती है, उसमें कितने शिक्षक हैं और शिक्षकों ने साल भर में कितने बच्चों को पढ़ाया, उनका रिजल्ट क्या हुआ, ये तमाम अलग अलग क्राइटेरिया तय कर रखे हैं। इसके आधार पर वर्गीकरण करके एक चार्ट तैयार किया जा रहा है और इसके आधार पर ही लोक शिक्षण संचालनालय कार्रवाई करेगी। अब तक 56 स्कूलों की लिस्ट बन चुकी है और ये संभावना जताई जा रही है कि ये स्कूल 122 से 123 तक स्कूलें आ सकती है, जहां पर प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकना, संबंधित शिक्षक या कर्मचारी का उत्तरदायित्व तय करना कि जो विषय उसे पढ़ाना था क्या उसने वो विषय पढ़ाया, और यदि विषय की शिक्षा दी है तो फिर उस विषय से संबंधित छात्र फेल क्यों हुए या उनका रिजल्ट बेहतर क्यों नहीं आया। ये ऐसे अलग अलग कारण हैं जिनको देखते हुए सरकार अब कार्रवाई करने का मन बना रही है और जल्द ही इस बारे में ये सूची निकलकर बाहर आएगी। बिल्कुल, तो गुरुजियों का ट्रेंड होना, उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी जब पढ़ाने लायक होंगे, उनकी जो पढ़ाने की टेक्निक्स हैं वो अगर अच्छी होंगी, आज क्योंकि कंपटीशन हम देख रहे हैं एजुकेशन में बहुत है, जिसी को लेकर शिक्षा नीति में भी हमने देखे कि चेंजेस करने की बात सामने आई, हालांकि बहुत सालों बाद वो चेंजेस हम देख रहे हैं। चलिए कोरोना पर बात होगी, आशीष लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में रोजाना नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। प्रदेश में फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। राज्य में एक बार फिर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 830 नए मरीज, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 36,500 के पार पहुंच गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई 17 मौतों के बाद अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 1000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह भी कि प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 838 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर वो भी घर पहुंचे, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 27,000 के करीब मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। सीएम शिवराज ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक एक्टिव केसेस के मामले में मध्य प्रदेश देश में 16वें नंबर पर है। वहीं कोरोना को लेकर भोपाल की स्थिति में सुधार देखने को भी मिल रहा है। शुक्रवार को भी भोपाल में कोरोना के 150 नए मरीज सामने आए। अकेले भोपाल में मरीजों की संख्या 7,551 है और 208 मरीज अब तक कोरोना से जंग हार चुके हैं। हालांकि भोपाल में अभी 2131 मरीज ही एक्टिव हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने ढील देने का फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने सूबे में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सप्ताह में सिर्फ एक दिन यानी रविवार को लॉकडाउन करने की घोषणा की। साथ ही बाजारों के बंद किए जाने वाले समय में भी बदलाव किया।
अब तक प्रदेश में बाजारों को बंद किए जाने का समय 8 बजे 8 PM था, जिसके बदलने के बाद अब सरकार ने रात 10 बजे तक दुकानें खोले जाने की अनुमति दे दी है। यानी मार्केट 10 बजे तक खुले रहेंगे, पहले 8 बजे तक खुले थे। ये तमाम ढील और कोरोना लगातार बढ़ रहा है। गृह विभाग संभवतः आज निर्देश जारी करेगा। वो शनिवार और इतवार 2 दिन का भोपाल सहित जहां भी लॉकडाउन था उसे अब इतवार का कर दिया है, सिर्फ संडे का। 8 बजे तक दुकान खोलने का था, 7 बजे से बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, इसलिए अब उसे बढ़ा के रात्रि 10 बजे तक होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे और रात्रि 10 से सुबह 5 तक कर्फ्यू लागू रहेगा। चलिए संक्षेप में जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोरोना पर अपडेट्स आशीष, क्या कुछ चेंजेस? देखिए पारुल, राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर बरप रहा है। 150 मरीज निकलकर सामने आए हैं। इसके बाद नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में स्थिति कंट्रोल है, केवल भोपाल को छोड़ दिया जाए तो भोपाल में भी टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या ढील देना ये सरकार के लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना के, वो जरूर चिंताजनक विषय है। हालांकि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 70% से बढ़कर 73% तक हो गई है, तो ये सरकार जरूर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजधानी भोपाल में 208 लोग, जिस तरह आपने बताया कि 208 लोग जंग हार चुके हैं कोरोना से, ये जरूर चिंता का विषय है। फिर भी सरकार दावा कर रही है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में राजधानी भोपाल की स्थिति को बेहतर किया जा सकेगा और तमाम अस्पतालों में इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे हमारे दर्शकों से कि आप जागरूक हैं तो कोरोना जरूर भागेगा। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो सरकार अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके कोरोना भाग जाए, कोरोना को हराया जा सके। लेकिन यह भी सच है कि कोरोना बताकर नहीं आता, तो आपको संभलना होगा। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। कोरोना काल है, परेशानियां हैं, लेकिन आपकी परेशानियों को कम करने के लिए लगातार सरकार अपनी तरफ से कदम भी उठा रही है। अब रात 8 बजे की जगह 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, मार्केट खुला रहेगा, लेकिन सैटरडे की जगह आप सिर्फ संडे यानी 2 की जगह 1 ही दिन लॉकडाउन रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।